Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is part 2 of chapter 5 class 11 financial market management. So let's start with the topic, what is product labeling in mutual fund riskometer. See, product labeling जो है it is based on the level of risk. तो first level है low का मतलब है जो आपने principal invest किया था that is at low risk. Low to moderate में principal जो है प्रिंसिपल का मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था फंड्स में इट इज एट लो टू मॉडरेट रिस्क. मॉडरेट में अगेन जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था इट इज एट मॉडरेट रिस्क. मॉडरेटली हाई में प्रिंसिपल एट मॉडरेटली हाई रिस्क. हाई में प्रिंसिपल इज एट हाई रिस्क एंड वेरी हाई में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है इट इज एट वेरी हाई रिस्क. ठीक है. फिर जो पिक्टोरियल डिपिक्शन होता है अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर के फॉर्म में डिस्प्ले करें उसी को रिस्कोमीटर बोला जाता है. सो लेट्स शो यू दैट. ये रिस्कोमीटर है जो ऊपर मैंने बताया ना लो टू मॉडरेट मॉडरेटली हाई. सो दिस इज रिस्कोमीटर. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड. सो म्यूचुअल फंड जो है ये इट गिव इन्वेस्टर बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड. व्हाट डज इट मीन. सी देखिए इन्वेस्टर की मनी जो है यहाँ पे कौन मैनेज करता है. प्रोफेशनली फंड्स मैनेजर मैनेज करते हैं. दे आर वेरी प्रोफेशनल इन मैनेजिंग दी फंड्स. ठीक है. और ये अलग अलग इन्वेस्टर्स की मनी जो है अलग अलग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. यानी सपोज आप एक केस लीजिए जब इन्वेस्टर अपना पैसा सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है. लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में वो अपना इन्वेस्ट कर रहा है तो जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ शेयर्स में ही नहीं कुछ पैसा इन्वेस्टर का शेयर्स में, कुछ डिबेंचर्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ गोल्ड ईटीएफ में. तो अलग अलग जो है दे विल इन्वेस्ट दी इन्वेस्टर्स मनी. राइट. सो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. तो रिटेलर इन्वेस्टर जो है वो अगर सपोज उसके पास सिर्फ 5000 है तो उसके लिए मुश्किल है कि इस सिर्फ 5000 में वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अपना पैसा लगाए. लेकिन फंड मैनेजर के थ्रू अगर वो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर जो है 5000 भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो इसलिए म्यूचुअल फंड क्या हेल्प करता है इन्वेस्टर को. इट गिव्स द बेनिफिट ऑफ रिटर्न्स टू देम. राइट. नंबर 2, अब इन्वेस्टर के पास उतने रिसोर्सेज तो होते नहीं है कि वो हर कंपनी का डिटेल एनालिसिस करे. तो ये फंड मैनेजर्स क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं तो और मेन इन्वेस्टर्स के पास टाइम का भी एक शॉर्टकमिंग रहता है. तो फंड मैनेजर जो है वो पूरी कंपनी को एनालाइज करते हैं उनकी बैलेंस शीट कैसी है, एनुअल रिपोर्ट्स कैसी है और तब पैसा लगाते हैं. ठीक है. तो इसलिए इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है इफ दे इन्वेस्ट थ्रू द म्यूचुअल फंड. थर्ड, इन्वेस्टर जो है स्कीम से कभी भी एंटर एग्जिट कर सकता है जब भी एनी टाइम दे वांट इन ओपन एंडेड एटलीस्ट इन ओपन एंडेड स्कीम. तो वो सिप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. राइट. तो सिप में क्या है कुछ अमाउंट ऑटोमेटिकली उनकी सेविंग से डिडक्ट होता है और स्कीम में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है. तो ये जो हैसल फ्री अरेंजमेंट है इट इज नॉट अवेलेबल अगर इन्वेस्टर जो है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता. सो एक वो भी सिचुएशन है कि इन्वेस्टर ने कुछ शेयर्स लिए हुए हैं लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पा रहा क्योंकि कोई बायर्स ही नहीं है मार्केट में. तो ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है जो अगर इन्वेस्टर सिर्फ शेयर्स है उसके पास. लेकिन ये प्रॉब्लम जो लिक्विडिटी की है इट इज नॉट देयर अगर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करता है. राइट. फिफ्थ इज क्योंकि बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां मार्केट में आ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलता है. ठीक है. कंपटीशन की वजह से क्या होता है कॉस्ट भी कम हो जाती है. सो इन्वेस्टर्स पहले जो इनिशियली म्यूचुअल फंड्स किस में इन्वेस्ट करते थे सिर्फ डेप्ट और इक्विटीज में. लेकिन अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं. गोल्ड ईटीएफ भी आ गया है. ठीक है. इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट किया जाता है और रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी हैं. तो काफी वास्ट वेराइटी हो जाती है अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है. फिफ्थ हो गया. सिक्स पॉइंट है तो इन्वेस्टर्स जो है उनके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा. दो तरह के इन्वेस्टर है. एक तो वो है जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उनकी कैपिटल जो है वो एप्रिशिएट हो और दूसरा जिनको रेगुलर डिविडेंड्स चाहिए. तो जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके मंथली दे आर गेटिंग सैलरी तो वो क्या क्योंकि वो सैलरी से अपने खर्चे पूरे कर लेते हैं उनको रेगुलर डिविडेंड नहीं चाहिए होता. उनका मेन एम होता है कैपिटल एप्रिसिएशन का.
राइट। और कई रिटायर्ड लोग होते हैं जिनकी अब रेगुलर सैलरी नहीं है, तो उनको मंथली रेगुलर पैसा चाहिए ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके, तो दे प्रेफर डिविडेंड, राइट। तो उनको रेगुलर इनकम चाहिए, तो दे वांट रेगुलर डिविडेंड। तो म्यूचुअल फंड जो है, इट इज देयर फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टर। ओके, ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी। जो इन्वेस्टर के पास लिमिटेड फंड्स है, जैसे ऊपर एग्जांपल था 5000, तो वो एक या दो ही स्टॉक्स खरीद सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है, ये रिस्क स्प्रेड कर देगा। कैसे? क्योंकि वो इन्वेस्टर का मनी इन्वेस्ट करता है इन नंबर ऑफ साउंड स्टॉक्स और बॉन्ड्स। देन अनदर बेनिफिट इज म्यूचुअल फंड रेगुलरली टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन देता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है, राइट। प्रॉपर डिस्क्लोज करता है इंफॉर्मेशन। देन म्यूचुअल फंड ऑल्सो गिव्स इन्वेस्टर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। कोई भी स्कीम इन्वेस्टर पिकअप कर सकता है डिपेंडिंग कि उसका रिस्क और रिटर्न कैसा है। एंड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, दे आर रजिस्टर्ड विद दी सेबी, राइट। तो एंड सेबी का मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको सिप भी बोलते हैं? इसका मतलब है कि इन्वेस्टर की सेविंग्स में से कुछ अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और स्कीम में जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक हैसल फ्री अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे कोई इन्वेस्टर है, अगर उसके पास उसको 5000 इन्वेस्ट करना है हर महीने ऑटोमेटिकली, और ये जो 5000 है, हो सकता है इन्वेस्टर ने ये बोला हो कि इसको हम स्मॉल अमाउंट में ब्रेक करते हैं, लेट इट बी 1000। तो ये 1000 जो है, इट विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। जैसे किसी दिन 5th ऑफ द मंथ, 10th को, 15th को, 20th को, 25th को, तो इन पर्टिकुलर एवरी मंथ 5th को 1000 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा सेविंग अकाउंट से और स्कीम में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह 10th को भी, और 15th को भी, 20th को भी, और 25th को भी। तो टोटल 5000 सेविंग अकाउंट से माइनस हो जाता है और स्कीम में डिपॉजिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। दैट इज सिप। नाउ व्हाट इज सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान? देखिए, सिप में क्या होता था, इन्वेस्टर की मनी कहाँ से ऑटोमेटिकली माइनस होती थी? सेविंग अकाउंट से, और स्कीम में डिपॉजिट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में, कि इंस्टेड की 5000 सेविंग अकाउंट में ही रहे, इन्वेस्टर क्या करते हैं, दे यूज सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें वो क्या करते हैं, इन द बिगनिंग ऑफ मंथ वो 5000 को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू अ लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या है? एक तरह का म्यूचुअल फंड है। तो वो क्या करते हैं, बिगनिंग में ही लिक्विड फंड में अपना पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो लिक्विड फंड्स का क्या फायदा, क्यों वो ऐसा करते हैं? क्योंकि लिक्विड फंड से उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू अगर सेविंग अकाउंट में ये 5000 पड़े होते, राइट। फिर लिक्विड फंड्स जो है वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, सेफर है, राइट। एंड थर्ड पॉइंट है कि लिक्विड फंड ऑल्सो डोंट चार्ज एक्स्ट्रा फीस। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कीपिंग द मनी इन द सेविंग अकाउंट, वो बिगनिंग में ही अपना पैसा इन्वेस्टर 5000 जो है ट्रांसफर कर देते हैं इन द लिक्विड फंड विच इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। नाउ व्हाट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यहाँ पे इन्वेस्टर क्या है, एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करा देता है और स्कीम में, और हर महीने रेगुलरली पैसा विड्रॉ करता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कोई रिटायर्ड हो गया है, तो 60 ईयर्स का इन्वेस्टर है, उसको रेगुलर इनकम चाहिए, वो 20 लाख रुपीज रिटायरमेंट में जो उसको मिले हैं, रिटायरमेंट के टाइम उसको इन्वेस्ट कर देता है, और एवरी ईयर 1 लाख विड्रॉ करता है। तो पर मंथ उसको कितना मिल जाएगा? इतना, जिससे वो अपने खर्चे पूरे कर सकता है। Now after this there is next topic, that is growth plan. Okay, so growth plan क्या है? यहाँ पे कहाँ गया? यस, हाँ। ग्रोथ प्लान उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कैपिटल चाहते हैं एप्रिशिएट हो, राइट। कोई भी इन्वेस्टर जो 25 ईयर्स का है, राइट, वो इन्वेस्ट कर देता है
और उसको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए क्योंकि उसको सैलरी आ रही है, सैलरी से वो अपने एक्सपेंस पूरे कर सकता है, तो वो अब लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है ताकि कैपिटल एप्रिशिएट हो, तो ही विल गो फॉर ग्रोथ ऑप्शन। नाउ व्हाट इज डिविडेंड पे आउट? डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टर ने की है, तो एक रेगुलर इंटरवल क्वार्टरली या एनुअली इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। सो अब फंड क्या करता है, उस अर्निंग्स को री इन्वेस्ट नहीं करता, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। तो इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है इसमें। नाउ व्हाट इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? यहाँ पे इन्वेस्टर क्या चूज करता है कि जो भी उसको डिविडेंड मिला है, ठीक है, वट एवर डिविडेंड इज अर्न बाय द म्यूचुअल फंड्स, ये ऑटोमेटिकली यूज होता है टू बाय द मोर यूनिट्स, तो इट इज री इन्वेस्टेड। तो उस डिविडेंड से म्यूचुअल फंड और यूनिट्स खरीद लेती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है वो डिविडेंड इन्वेस्टर्स को, बट उसको री इन्वेस्ट कर देती है, दैट इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। So this is all about in this unit. In the next video, I am going to start with last chapter of this class 11 Introduction to Financial Market. Please hit the like button, share the content channel with the friends and do subscribe to my channel. Thank you for watching the video.